चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्नावली 1.2 और 1-2 नंबर कल हम लोग पढ़ चुके थे। आज 3 नंबर स्टार्ट करते हैं। बस 3 नंबर भी बिल्कुल इजी है, जैसे 1 नंबर का बना था, 2 नंबर का बना था, उसी तरह से 3 नंबर का भी प्रश्न है। बस इसमें सिर्फ फ़र्क ये है कि पहले 1 नंबर का क्वेश्चन में 1 अंक दिया गया था, उसका अभाज्य गुणनखंड करना था। दूसरे नंबर में 2 अंक दिया हुआ था, उसका अभाज्य गुणनखंड करके एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना था। लेकिन आज तीसरा नंबर प्रश्न में दिया है, 3 अंक दिया हुआ है, उससे एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। बस कल का प्रश्न 2 नंबर में चेक करना भी था, लेकिन इसमें चेक नहीं करना है, इसमें सिर्फ एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे और अभाज्य गुणनखंड के साथ उसमें जो कॉमन आएगा वही एचसीएफ हो जाएगा। फिर बचा हुआ जितने भी संख्या है उसको गुना करने पर हमें एलसीएम पता चल जाएगा। बिल्कुल इजी तरीका से फिर सॉल्व करते हैं। जैसे 1 नंबर में 12, 15 और 21 दिया हुआ है, तो 12 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 12 बराबर हो जाएगा 12, 2 बार में कटेगा, 6 दूना 12, तो हो जाएगा 2 छक्के 12, तो 2 गुना 12 का एलसीएम करोगे तो 2 छक्के 12, 2 तिया 6, यानी 2 गुना 3। उसी तरह से फिर 15 का करना है, तो 15 का एलसीएम करेंगे तो 3 बार में कटेगा, 3 पचे 15, यानी 3 गुना 5। उसी तरह से 21 का करेंगे तो 21 का 3 बार में 7 या 21, यानी 3 गुना 7। अब इसमें से एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ बराबर हो जाएगा, जो तीनों में कॉमन है, ये 3 यहाँ भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो इसका मतलब 3 हो गया मेरा क्या, एचसीएफ का वैल्यू। उसी तरह एलसीएम निकालना है, तो 3 के अलावे जो बाकी संख्या है सबको गुना कर देंगे तो ये एलसीएम हो जाएगा, यानी 3, ये तीनों 3 में एगो 3 लिखेंगे जो एचसीएफ बना था। उसके बाद बाकी क्या बच गया, गुना 2, फिर गुना 2, गुना 5, गुना 7। अब सबको गुना कर लेंगे, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 पंचे 60, 60 गुना 7, 7 छक्के 42, एक 0 आ जाएगा 420। ये हो गया एलसीएम, तो ये आंसर निकल गया। उसी तरह से 17, 23 और 29, तो इसे बनाएंगे। 17 एक खुद अभाज्य संख्या है, 17 एक खुद अभाज्य संख्या है, इसलिए 17 जो है अभाज्य संख्या का नियम है। 17 यानी कोई भी संख्या या तो खुद से कटेगा या 1 से कटेगा, यानी उसका गुणनखंड में 2 ही संख्या हो सकता है, 1 या खुद। तो इसलिए 17 जो है मात्र 1 से कटेगा, यानी 1 गुना 17 लिख सकते हैं। उसी तरह से 23, 23 भी अभाज्य संख्या है, तो इसका भी 1 गुना 23 लिख सकते हैं। 29, 29 भी अभाज्य संख्या है, इसलिए 1 गुना 29। तो इस सब में अगर देखा जाए तो कॉमन क्या आता है, 1, तो एचसीएफ का वैल्यू 1। अब एलसीएम करना है, तो एलसीएम बराबर बाकी जो बचा 1 के अलावे 17 गुना 23 गुना 29, तो 17 एकम 17, 17 गुना 23 कर लेंगे, 7 तिया 21, 3 एकम 3, 2 5, 7 दूना 14, 2 एकम 2 1 3, 1 5 9, 391 गुना 29, 9 एकम 9, 9 9 81, 9 तिया 27, 27 और 8,
35, 2 1 कम 2, 9 दूनी 18, 3 दूनी 6 1 7, 9 2 1 3, 8 5 13, 7 3 10 1 11, 11,339, 11,339 ये हो गया HCF LCM का वैल्यू। उसी तरह 3 नंबर भी बिल्कुल इजी है। तो 3 नंबर में कहता है 8 9 और 25। आराम से आप लोग इसको बना सकते हैं। तो 8 का हो जाएगा LCM 8 का हो जाएगा, 2 बार में कटेगा, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, यानी 2 गुना 2 गुना 2। उसी तरह 25 का LCM हो जाएगा, ये डायरेक्ट 5 बार में कटेगा, 5 पचे 25, यानी 5 गुना 5। अब इसमें भी देखिए दोस्तों, कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा है, कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब सब में हम 1 से गुना करेंगे, 1 क्योंकि सब में छिपा रहता है। कोई भी अभाज्य संख्या का गुणनखंड 1 और वह खुद होता है, इसलिए 1 इसमें भी छिपा हुआ है। तो HCF का वैल्यू हो जाएगा 1। जब कॉमन कुछ नहीं आए तो 1 ले सकते हैं। तो 1 हो जाएगा, LCM बराबर हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2, 5 गुना 5 गुना 1। तो 2 दूनी 4, दूनी 8, पंचे 40, 40 पंचे 200। ये आंसर हो गया। तो ये 3 नंबर का प्रश्न था। तो 3 नंबर का हम लोग सॉल्व कर लिए। अब आगे 4 नंबर का सॉल्व करेंगे। 4 नंबर में कहता है HCF 2 अंक दिया हुआ है 306 और 657। इस दोनों अंक का HCF 9 है, ठीक। उसके बाद LCM निकालना है इन्हीं दोनों अंकों का। तो इसमें हम लोग एक फार्मूला पढ़े थे कि 2 अंकों का गुणनफल बराबर होता है HCF गुना LCM के। तो ये फार्मूला के आधार पे आराम से LCM का मान निकल जाएगा। 2 अंकों का गुणनफल बराबर होता है HCF गुना LCM। तो मेरे पास 2 अंक दिया हुआ है, हमको निकालना है LCM। तो LCM निकालने के लिए HCF को हम इधर कर लेंगे तो बटे में आ जाएगा, यानी 2 फॉर्मूला को पहले बना लेते हैं। 2 अंकों का गुणनफल, ये HCF इसके साथ गुना में है इसलिए इधर आ जाएगा, तो बटे में HCF बराबर LCM। तो 2 अंक दिया हुआ है 306 और कहता है गुणनफल, तो गुना करना होगा 657 बटे HCF का वैल्यू दिया हुआ है प्रश्न में 9 बराबर LCM। तो LCM निकल जाएगा, इसको कटाएंगे जो भी। तो 306 और 657 को अगर हम गुना करेंगे, तो हम गुना पहले से करके रखे हैं, इधर देख लीजिए कितना आया है 2,01,042, कहीं दाई सैकड़ा हजार 10,000 है ना, 2,01,042। तो इन दोनों को गुना करने पर 2,0,10,42 बटे 9 बराबर LCM। अब इसको हमें भाग देना पड़ेगा कितने से, 9 से। तो 9 से भाग देंगे, यानी बटे का मतलब भाग हो गया। तो 9 से जब भाग देंगे तो 9 दूनी 18,
20 में से 18 2, ऊपर से उतरा 1, फिर 9 दूनी 18, 21 में से 18 घटा 3, ऊपर से उतरा 0। उसी तरह 9 तिया 27, फिर 3, ऊपर से उतरा 4, 9 तिया फिर 27 लगेगा, 14 में से 7 घटा 7, फिर ऊपर से उतरा 2, 72, 9 8 72, यानी आ गया ये कट करके 22,338। तो एलसीएम बराबर हो गया, अब इसे सीधा करके लिख दो 22,338, यही एलसीएम हो गया, ये आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 5 नंबर कहता है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, यानी प्राकृत संख्या, कोई भी प्राकृत संख्या है, ये 0 पर कब समाप्त होगा? 0 पर तभी समाप्त हो सकती है जब उसके अंक गणित के नियम के अनुसार उनके गुणनखंड में 0 या 5 हो, 2 या 5 हो, 2 या 5 हो, तो वह जो है 0 पर समाप्त हो सकती है। यदि कोई संख्या के गुणनखंड में जैसे मान ले 10, 20, 30, ये सब तभी अंक 0 पर समाप्त हो सकती है अगर इनके गुणनखंड में 2 या 5 होगा, 2 या 5 होगा या दोनों होगा। तो 2 या 5 होगा या दोनों होगा। तो जैसे 20 का गुणनखंड करेंगे 10 दूना 20, 5 दूना 10, ठीक है। तो इसके भी गुणनखंड में 2 या 5, इसको करेंगे 6 उसके बाद ये भी कट जाएगा 2 से, 15 दूना 30, 5 तिया 15। तो इसका भी गुणनखंड में 2, 5 आता है, यानी जिसके गुणनखंड में 2 या 5 आए या दोनों आए, केवल 2 रहेगा तब भी वो 0 में समाप्त होगा, या 5 रहेगा केवल तब भी वो 0 में समाप्त होगा, यदि दोनों रहेगा तो भी वो 0 पर समाप्त होगा। वीडियो लंबा बन जाता था, इसलिए इसको हम पहले से बोर्ड पे लिख के रखे हैं। अब समझिए, तो कहता है कि जांच करना है, यानी चेक करना है। क्या करना है? चेक करना है कि कोई भी संख्या 6n यानी दिया हुआ है, ये अंक 0 पर समाप्त होगी या नहीं। तो हम लिखें यदि कोई संख्या अंक 0 पर समाप्त हो सकती है तो वह 10 से विभाजित होगी। कितना से? 10 से विभाजित होगी। मतलब दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं 2 या 5 से विभाजित होगी। 10 से विभाजित होगी मतलब 2 या 5 से विभाजित होगी, क्योंकि 10 का 10 बराबर 2 गुना 5 होता है। इसलिए 6n का अभाज्य गुणनखंडन, 6n का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा? यानी 6 को जब हम टुकड़ा करेंगे तो ये 2 और 3 में टूट जाएगा, 2 और 3 में टूट जाएगा। तो 6n का अभाज्य गुणनखंडन कितना हो जाएगा? 2 गुना 3 पावर n। इसका मतलब हुआ कि 2 पे पावर n हो गया और 3 पे पावर n हो गया। तो इसके अभाज्य गुणनखंडन में हमें क्या मिला? 2 और 3 मिला, 2 और 3 मिला। इसलिए हमें 2 और 5 अगर आता तो वह संख्या 0 पर समाप्त होती, लेकिन इनके गुणनखंड में 2 और 3 मिला, इसलिए ये जो है 0 पर समाप्त नहीं होगा, 0 पर समाप्त नहीं होगा। तो इसलिए 6n के अभाज्य गुणनखंडन में 5 नहीं है, 5 नहीं है, इसलिए 6n 5 से विभाजित नहीं होगा, 5 से विभाजित नहीं होगा। अंक गणित के आधारभूत प्रमेय की अद्वितीयता यह सुनिश्चित कराती है कि 6n के गुणनखंडन में 2 और 3 के अतिरिक्त और कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है। यानी 6 का जब हम गुणनखंड करते हैं तो 2 और 3 के अलावा कोई और संख्या हमें इसके गुणनखंडन में नहीं मिलता है। इसलिए जो है
6n 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। तो फाइनल लिख दिए हैं। अतः किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है, क्योंकि 6n तभी समाप्त होगा जब उसके गुणनखंडन में 2 और 5 होगा। तो इसमें 2 और 5 नहीं है, 2 और 3 मिला, इसलिए ये 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। ओके, अब अगला प्रश्न देखेंगे। चलिए 6 नंबर को देखते हैं। इसमें कहता है व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्या है। क्या है? भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या का नियम कहता है यदि किसी भी संख्या का 2 से अधिक गुणनखंड हो जाए, 2 से अधिक गुणनखंड हो जाए तो वह भाज्य संख्या कहलाता है। अगर 2 या 2 से कम 2 होगा, अगर किसी संख्या का 2 होगा गुणनखंड तो वो अभाज्य संख्या हो जाएगा। अगर इसके गुणनखंड में 2 से अधिक गुणनखंड हो जाएगा इस संख्या का, तो ये भाज्य संख्या कहलाएगा। इसको सॉल्व करते हैं। कहता है कि पहला दिया हुआ संख्या है, दी गई संख्या बराबर पहले है 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13। तो इसमें एक चीज़ कॉमन आता है, देख लीजिए आप लोग, यानी 13 दोनों में 13 है, इसलिए 13 कॉमन ले लेंगे तो बच गया कितना, 7 गुना 11 गुना 13 का 13 कॉमन लिए तो 1 प्लस 13 में से 13 कॉमन लिए तो 1। इसी तरह से अब 13 तो गुना के रूप में रह जाएगा, इसको गुना करेंगे 11 सत्ते 77, 77 एकम 77, 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 78। ये ब्रैकेट तोड़ेंगे तो गुना में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम सोच सकते हैं कि इसे जब हम सॉल्व किए तो एक गुणनखंड 13 मिल गया हमें, दूसरा मिल गया 78, और इसके साथ में एक गुणनखंड और भी हो सकता है, 1 हो सकता है, या 78 को तोड़ेंगे तो और बहुत सारे गुणनखंड मिलेगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या हो जाएगा। इस संख्या में मतलब इसको सॉल्व करने के बाद हमें 2 या 2 से ज़्यादा गुणनखंड मिल गया, इसलिए दी गई संख्या इतना जो है क्या है, भाज्य संख्या है। तो कह सकते हैं चूंकि दी गई संख्या के गुणनखंड में 13, 78, 1 है, यानी 2 से ज़्यादा गुणनखंड है, इसलिए यह संख्या भाज्य होगा। क्या होगा, भाज्य होगा। उसी तरह पुनः दी गई संख्या क्या है, दी गई संख्या है 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5। इसमें भी देख लीजिए कॉमन आता है क्या, 5, तो 5 को ले लेंगे कॉमन, बाकी जो बचा उसको लिख लेंगे होल ब्रैकेट में। 7 गुना 6 गुना 5 कॉमन लिए तो 1 हो जाएगा, गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस ये 5 कॉमन ले लिए तो 1। अब सबको गुना कर लेंगे, 5 रह जाएगा, 7 छक्के 42, 42 एकम 42, 42 चुका, 42 चुका हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 चुका 16, 168, 168 तिया 8 तिया 24, 6 तिया 18 2, 8 तिया 24, 6 तिया 18 2 20, 3 एकम 3 2 5, 504, 504 दूनी 4 दूनी 8, 0 5 दूनी 10, 1008, 1008 प्लस 1 यानी बराबर 5 गुना 1001 में 1 जोड़ेंगे तो 1009, इसमें भी 1 छिपा हुआ है,
इसमें भी कह सकते हैं चूंकि दी गई संख्या के गुणनखंड में 5, 1009 एक है, यानी 2 से ज्यादा गुणनखंड है, इसलिए दी गई संख्या भाज्य होगा। सॉल्व हो गया ये, इसलिए सॉल्व लिख लेते हैं। ठीक, तो 5 नंबर को भी हम लोग देख लिए। तो भाज्य संख्या में अगर 2 से ज़्यादा गुणनखंड आ जाए तो वो भाज्य संख्या होगा। 2 से ज़्यादा गुणनखंड आने पर भाज्य संख्या हो जाता है। इसलिए ये दोनों संख्या जो दिया गया था, इसका दोनों में 2 से ज़्यादा गुणनखंड मिल जाता है हमको, इसलिए यह क्या है, भाज्य संख्या है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है ये। इसमें कहता है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसमें 2 व्यक्ति हैं, एक का नाम है सोनिया, दूसरे का नाम है रवि। तो एक रास्ता है, ये वृत्ताकार, यानी वृत्ताकार एक रास्ता है। इस रास्ते में दोनों मान लीजिए एक जगह से चलना शुरू करता है। प्रश्न में कहता है कि दोनों एक जगह से चलना शुरू करता है। तो यहाँ से रवि भी चलना शुरू करता है और सोनिया भी चलना शुरू करता है, दोनों एक ही जगह से। लेकिन कहता है सोनिया को 18 मिनट लगता है, एक चक्कर पूरा करने में सोनिया को 18 मिनट लगता है। उसी तरह रवि को एक चक्कर पूरा करने में इसको 12 मिनट लगता है। यही दिया है, 12 मिनट लगता है। तो दोनों जब साथ चल रहा है, यानी इस स्थान पे साथ साथ चल रहा है, तो ये कितना मिनट के बाद फिर दोनों इसी स्थान पे आके मिल जाएगा। यानी रवि भी चलता है, सोनिया भी चलता है। सोनिया को 18 मिनट लग जाता है, रवि को 12 मिनट लगता है। दोनों एक ही जगह से चलना शुरू करता है। उसके बाद जो है फिर वह दोनों एक जगह मिलेंगे। किसी ऐसा मतलब कोई ऐसा टाइम आएगा जिसमें दोनों एक जगह आपस में मिलेंगे। तो यह टाइम निकालने के लिए हमें कहता है कि कब वह दोनों एक जगह पे मिलेगा। तो आइए इन दोनों का बिल्कुल कुछ नहीं करना है, दोनों का बस एलसीएम निकाल लेना है। तो ये दोनों का पता चल जाएगा कि कितने मिनट बाद ये दोनों मिलेंगे। तो सॉल्व करते हैं इसको। तो सोनिया को एक चक्कर पूरा करने में लगा समय बराबर है 18 मिनट। उसी तरह से रवि को एक चक्कर पूरा करने में लगा समय बराबर है 12 मिनट। तो इसका एलसीएम करने के लिए अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग कर लेंगे।
यानी 18 बराबर हो जाएगा। तो 18 का 9 दूनी 18, 3 तिया 9, यानी 2 गुना 3 गुना 3। उसी तरह 12 का हो जाएगा कितना, 12 का 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, यानी 2 गुना 3, सॉरी 2 गुना 3। तो अब इसमें देखना है कॉमन क्या सब आता है। दो ठो में से यानी एलसीएम निकालेंगे तो सबसे पहले दो कॉमन संख्या का एक अंक लिख लेंगे। जैसे 2 इसमें भी है इसमें भी है तो दोनों 2 में से 1 2 लिखेंगे। इसमें भी 3 इसमें भी 3 तो दोनों 3 में से 1 लिखेंगे। बाकी बच गया 3 बच गया 2। तो 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 दूना 36, यानी एलसीएम बराबर कितना हो गया 36 कह सकते हैं। अतः सोनिया और रवि 36 मिनट बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ये हो गया आंसर। ठीक है दोस्तों, आज प्रश्नावली 1.2 का 3 4 5 6 7 नंबर देख लिए, ये ख़त्म हो गया। अब कल का वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.3 देखेंगे।